अपॉर्चुनिटी है कि सारी हमारी मिनिस्ट्रीज बैठी हो और सबको पता हो कि किसने काम कितना किया। और जब ये जितना हम इसको पब्लिसाइज करेंगे और इंशाल्लाह ये टीवी पे भी आएगा तो ये इंसेंटिव्स मिलेंगे हमारी सारी मिनिस्ट्रीज को मेहनत करने की, सजा और जजा होगी। तो इंशाल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है इसके अंदर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। जब आप अब अवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। अवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुंच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मनाएं। 10 वजीर लायक है खान साहब की शाबाशी मिले, उसको भी सर्टिफिकेट दिया गया जिसने सीपैक को सैबोटाज कर दिया। आज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। पिछले 30 साल से देखें, इनको क्या पता कि पाकिस्तान की अवाम की क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने जो मिनिस्टर्स हैं और जो इनकी मिनिस्ट्रीज़ है, द वे दे आर गवर्निंग द मिनिस्ट्रीज़ और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस हुई है उसके ऊपर उनको शाबाश दी है और रेट किया है उन्होंने इन तमाम मिनिस्टर्स को। जो पहली 10 पोजीशंस हैं उसमें मुराद सईद साहब, असद उमर, सानिया निश्तर, शफकत महमूद, शीरी मज़ारी, खुशरो बख्तियार, मोईद यूसुफ, रज़ाक दाऊद, शेख रशीद और फ़खर इमाम शामिल हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है, 3.5 साल के बाद एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को देख रहे हैं कि किन्होंने कैसा काम किया है, क्वालिटेटिव काम भी कैसा है और क्वांटिटेटिव काम भी कैसा है। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी कि किस तरह रेट किया गया है। लेकिन जब ये चीज़ शहजाद अरबाब साहब से पूछी गई कल एक प्रोग्राम में कि आपका क्या क्राइटेरिया था, तो वो इसका जवाब देने से कासिर थे और उनसे जब ये पूछा गया कि सिर्फ जो नंबर 1 पोजीशन दी गई है जो आपने मुराद सईद को दी है, इसके बेंचमार्क्स क्या थे, तो वो उसको भी बताने से कासिर थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने अरबाब शहजाद को ख़त लिखा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इसको आपने क्यों 11वें नंबर पे रेट किया, जबकि सबसे ज़्यादा कहा यह जा रहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने सबसे ज़्यादा काम किया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं फवाद चौधरी साहब जो कि मेरे ख्याल में सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, बाकी के मिनिस्ट्रीज़ की उनका नाम भी नहीं है। शौकत तरीन साहब फाइनेंस के लिए, जिनके लिए सेनेटर उनको स्पेशली बनाया गया और कहा गया कि इन्होंने सारा निगोशिएट किया है IMF के साथ और अब जिस ट्रैक के ऊपर पाकिस्तान का फाइनेंस चल रहा है, जिस तरह इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है, ये अंडर द लीडरशिप ऑफ शौकत तरीन है। लेकिन उनका नाम भी नहीं था। परवेज खटक साहब का नाम नहीं है जो वजीर दिफा है पाकिस्तान के, जरताज गुल का नाम नहीं है। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है और ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जिनका नाम हम नहीं देखते इसके अंदर है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है और हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, फिर आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई चौधरी बरादरान से, उसके बाद MQM की मुलाकात हो रही है चौधरी बरादरान से और अपोजिशन से। इत्तेहादी भी अपेरेंटली नाराज नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से और मगरिब की नमाज मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में शहबाज शरीफ ने अदा की है। सो सिचुएशन क्या है, अब क्या होने जा रहा है, ये जो रेटिंग्स की जा रही हैं मिनिस्टर्स की, जो कि अपेरेंटली बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे सवालिया निशान हैं कि ये जो बाकी के जो लोग हैं इन्होंने क्या काम नहीं किया। और अगर जो कि इसको मैन्युफैक्चर करते हैं अरबाब शहजाद, उनको ये भी नहीं पता कि जिसको हम 1 रेट कर रहे हैं उसके बेंचमार्क्स क्या हैं, तो फिर ये किस किस्म की रेटिंग है जो प्राइम मिनिस्टर ने की है, जिस पे कुछ वज़रा के कंसर्न्स जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया वो हैं। इस पर बात करेंगे आपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच ने, रुकन असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं उज़मा रियाज जदून, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मेरे साथ हैं सेनेटर साबिर बलोच साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाई। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। उज़मा साहिबा, आपसे मैं बात का आगाज करता हूं। ये जो परफॉर्मेंस की रेटिंग की है प्राइम मिनिस्टर ने, और ऑब्वियसली शहजाद अरबाब ने इसको सारी चीज को मैनेज किया है, बताया है किस तरह है,
इस रेटिंग के बाद अपेरेंटली लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़े हैं उनके अंदर कोई इशू है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया है कि आज फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना खत लिखा है और अपने ग्रीवियंसेस का इजहार किया है। सो आप क्या इसको किस तरह एनालाइज कर रही हैं और रेटिंग का क्राइटेरिया क्या रखा गया है परफॉर्मेंस का, अगर मैं बात करूं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, बहुत शुक्रिया। देखिए मंसूर, सबसे पहले तो आप पीछे की गवर्नमेंट को इस बात पे अप्रिशिएट करें कि फर्स्ट टाइम इस तरह से हिस्ट्री में हुआ है कि यहाँ पर गवर्नेंस की बुनियाद के ऊपर, परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर मिनिस्ट्रीज को पॉइंट्स दिए गए, उनकी रेटिंग की गई, जो कि अगर देखा जाए तो पिछली गवर्नमेंट्स के अंदर ये चीज नजर नहीं आती। और ये कंपटीशन मेरे ख्याल में होना भी चाहिए, बहुत जरूरी भी है। इससे ये होगा कि जितने भी हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मिनिस्ट्रीज अपने जो उनका दायरा इख्तियार होगा उसके अंदर अपनी रहते हुए, अपनी लिमिट्स में रहते हुए बेहतरीन काम, बेहतरीन परफॉर्मेंस देख सकेंगे। जिस तरह से प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर देखें, PMLN के दौर के अंदर भी नवाज पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी कैबिनेट के इजलास काफी अरसे तक नहीं। तो मेरे ख्याल में कि जो खान साहब ने इस वक्त अपनी जो हर मिनिस्ट्री की गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए जो काम किया, इसके अंदर यही है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, ये फिस्कल ईयर होगा जिसके अंदर मिनिस्ट्रीज अपने तमाम काम के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब को बताएंगी और उनको बताया जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं और ये किस तरह से डिलीवर किया जाएगी, अवाम को किस तरह से रिलीव किया जाएगा और उन प्रोजेक्ट्स की मुकम्मल करने की मुद्दत, उसके ऊपर जो तखमीन लागत आएगी उसको, और ये तमाम चीजें उसके अंदर ऐड होंगी और उनकी वजह से वो हर साल अपनी परफॉर्मेंस प्राइम मिनिस्टर साहब को बताएंगे और उसको कैटेगराइज किया गया है। उसमें मतलब ये देखा जाएगा, उसके पॉइंट्स होंगे और वो तमाम मिनिस्ट्रीज जो 80% से ज्यादा परफॉर्म करेंगी, जो 80% से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस बता के और मतलब लोगों को डिलीवर करेंगी, तो उसके मुताबिक उनको कैटेगराइज किया जाएगा, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरह से पोजीशंस अभी मिली है उस तरह से दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। साबिर शाह साहब, आपकी तरफ आता हूं। साबिर बलोच साहब, सर मुझे जरा समझाइएगा, ये जो रेटिंग की है इसके अंदर अब बहुत सारे सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से हुआ, फवाद चौधरी साहब को हम देख रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, वॉज नॉट हैप्पी विद इट। शौकत तरीन साहब जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर, और जिस तरह उनको फिर सेनेटर बनाया गया, अपेरेंटली कुछ एक लाइन ड्रॉ होने की कोशिश की है प्राइम मिनिस्टर ने। डू यू एग्री ऑन दैट? जिस तरह रेटिंग की गई है, लेकिन इसके अंदर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खुसरो बख्तियार, जिस तरह अभी उज़मा रियाज जदून साहबा कह रही है कि इनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है सारों की, तो खुसरो बख्तियार की तो 3.5 साल में मेरे ख्याल में कोई चौथी पांचवी मिनिस्ट्री है। हमाद अजहर का नाम ही कहीं पर नहीं है जिसकी 5 मिनिस्ट्रियां चेंज कर दी गई। सो कैसे एनालाइज करते हैं आप इसको? देखिए, बात यह है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की आज से नहीं, इसकी शुरू से आदत है कि उसको शौक है अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो उसके साथ काम करते हैं, उनको रिडिक्यूल करना, उनको बेइज्जत करना और उनको लोगों के सामने जो है ना उनको उनकी जो उनको बेइज्जत करना, ये उसकी आदत है। अच्छा, इससे पहले भी, ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी वो कई मर्तबा अपने कैबिनेट मीटिंग्स में और दूसरे जगहों पर भी उसने इसी जो है ना हरकत की है अपने लोगों के साथ। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सीनियर यानी जो कैबिनेट के जो मेंबर्स थे, लाइक सुब्रो साहब बैठे हैं वहां पे, तरीन साहब को अभी आप लाया, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क को दिया है आपने। अच्छा, और हमारे जो है ना चौधरी फवाद साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी की जो अपनी साइकोफेंसी और अपनी जो है ना इस हद तक वो यसमैन बने थे उसके कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसकी वो क्या कहते हैं उर्दू में, चमचागिरी टाइप की जो ना चीजों का उसको कोई मिसाल नहीं मिलती उसकी, लेकिन उसको क्या उन्होंने रिवॉर्ड दिया उसका। वो सिर्फ ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को रिडिक्यूल करना, इनको ह्यूमिलिएट करना और इनको बेइज्जत करना था।
अब ये इन लोगों पे है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, अब इन लोगों पे है, किसी वजह से ये निकल के इसके साथ आए, इसके कैबिनेट में बैठ गए, लेकिन अब ये इन लोगों पे है कि अब भी क्या वो अब और ज्यादा मजीद इसकी जो है ना बेइज्जती को बर्दाश्त करेंगे। ये कहां आपने सुना है इस किस्म की जो ना उन्होंने जो रेटिंग की है, आपने कभी सुना है इस किस्म की बातें? ये चीजें तो वो अदारे जो इंडिपेंडेंट अदारे होते हैं, जो वॉच करते हैं गवर्नमेंट एक्टिविटीज को, जो गवर्नमेंट परफॉर्मेंसेस को वॉच करते हैं, जो ऑथेंटिक यानी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ये वो लोग जो है ना रेटिंग दे देते हैं कि भाई कि कौन से डिपार्टमेंट में। पॉइंट आ गया जी। आपने सुमरो साहब को और आपने जो है ना चौधरी फवाद को और आपने इन लोगों को छोड़ के आपने क्या नाम है वो जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका? मुराद सईद। मुराद। अब मुराद को आपने फर्स्ट जो ना उसमें आया ना, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी वो क्या कोई टेक्नोक्रेसी क्या है उस बंदे की, वो क्या किस बात सिवाय इसके कि उसने दूसरों को रिडिक्यूल करना है, ठीक, दूसरों को उसने बेइज्जत करना। पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। अली गौहर, अगर इनमें जरा सी इज्जत है, बिलोच साहब आपका कि वो इस और ज्यादा मजीद बेइज्जत ना बने। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। ओके, अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ में आता हूं। उज़मा रियाज जदून कह रही है परफॉर्मेंस के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि परफॉर्मेंस के ऊपर इनको हम लोगों ने एवेल्युएट किया है और पहली 10 पोजीशन दी गई हैं, जिसके ऊपर ऑब्वियसली कंसर्न्स हैं मिनिस्टर्स के, क्योंकि कहा गया है, जिस तरह मैंने शाह महमूद साहब का भी कहा है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि तमाम इत्तेहादी जो कि कैबिनेट के अंदर है, चाहे वो MQM हो, चाहे फहमीदा मिर्जा हो, ये सारे, इनमें से किसी ने परफॉर्म नहीं किया। सो टॉप 10 के अंदर इनमें से कोई नहीं है। सर, इससे क्या मतलब हम अखज़ करें कि आप बताएं क्या अखज़ करें? आप पर मैं छोड़ता हूं इसका जवाब। जी अली साहब। अली गौहर की जी लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, दोबारा करें। उज़मा, मुझे जरा आपने इस चीज का जवाब देना है। कोई इत्तेहादी का नाम नहीं है अंदर, MQM परफॉर्म कर रही है। बहुत दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद कहा है कि जी जिस तरह MQM काम कर रही है, जिस तरह उनके जो आपकी कैबिनेट मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो आउटस्टैंडिंग है। फहमीदा मिर्जा की वो खुद तारीफें करते हैं, लेकिन क्यों ऐसा लगा है कि टॉप 10 के अंदर इनमें से कोई फॉल नहीं कर सकता? लेकिन काजी, जिस तरह से अभी आपने बात की है, मैं और आपने इतने लोगों का नाम गिनवा दिया, इसी तरह से और बहुत से हमारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं। अली मोहम्मद साहब आप देख लीजिए, उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, बिल्कुल है। शाह महमूद कुरैशी साहब की। लेकिन देखिए, ये आप इस चीज को क्रिटिसाइज करने की जगह अब ये देखें कि ये फर्स्ट टाइम इस तरह से मिनिस्ट्रीज को हमने एक रैंक उनको दिए, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उनको हम दे रहे हैं। तो मतलब इसको अप्रिशिएट करने की जगह अगर हम उनको क्रिटिसाइज करते तो मेरे ख्याल में ये चीज गलत है। आप ये सोचें कि इन रेटिंग की बुनियादों के ऊपर मिनिस्ट्रीज के अंदर भी बेहतर ग्रेड्स लेने के लिए, बेहतर पोजीशंस लेने के लिए आपस में कंपटीशन होगा। तमाम मिनिस्टर बेहतर तौर पे परफॉर्म करेंगे, मिनिस्ट्रीज इसके अंदर एक्टिव होंगी, मिनिस्ट्रीज को बेहतर बनाने के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। बाकी तमाम सिस्टम, मेरे ख्याल में जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसको बेहतर तौर पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और अब हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बेहतर होगा। जिस तरह से आप लोग भी अक्सर ये बात किया करते थे और हमारे गवर्नेंस सिस्टम को भी आप लोगों ने बहुत दफा आप लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, उसके ऊपर आपने क्रिटिसाइज उस चीज को किया। तो इस चीज को आप ये समझें कि जो चीजें खान साहब समझ रहे हैं कि इनको बेहतरी की तरफ लेकर आया जाए और मुख्तलिफ बयस वो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसमें तो मेरे ख्याल में आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन आनी चाहिए। ताकि आप मैं आपको बताऊं, हम लोग इसको अप्रिशिएट बिल्कुल कर रहे हैं। मैं तो खुद बड़ा इस चीज का दाई हूं कि आपको एवेल्युएट करना चाहिए हर एक की परफॉर्मेंस और उसके अकॉर्डिंगली उसको रिवॉर्ड करना चाहिए। मैं तो खुद इसको बिल्कुल स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा हूं। मेरा सिर्फ इस पे अर्ज ये है कि आपके जो बाकी शाह महमूद कुरैशी, शौकत तरीन, ये जितने भी लोग हैं, हमाद अजहर, फहमीदा मिर्जा, ये MQM वाले, ये तो मेरे ख्याल में टॉप नॉच परफॉर्मर्स कहलाए जाते हैं कि जी ये बहुत काम कर रहे हैं और उनका नाम हम नहीं देखते। मेरा तो ये सवाल है जी। देखिए, नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि कल जिस तरह से मेरी हमाद अजहर साहब से भी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के अंदर हम यही बात कर रहे थे कि आप देखिए जिस तरह से मिनिस्ट्रीज के अंदर चेंजिंग आई, चेंज होते गए, मिनिस्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे
चेंज की गई, मिनिस्ट्रीज चेंज की गई। इसमें अब हमाद अजहर की, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हमाद अजहर साहब ने अपनी मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और पूरी मिनिस्ट्री का क्योंकि देखा जा रहा था, परफॉर्मेंस देखी जा रही थी, तो उस मिनिस्ट्री को हमाद अजहर ने चेयर किया था, उसको देखा था। तो जब मिनिस्ट्री की जब बात आई तो वो खुसरो बख्तियार की क्रेडिट में गई ये वाली बात। लेकिन इसमें अब ये ना कहें कि ये ठीक हो गया, खुदा ना खास्ता आपस में कुछ, देखिए हमाद ने वहां पे परफॉर्म किया, मिनिस्ट्री ने वहां पे परफॉर्मेंस अच्छी दी और किस्मत से वो खुसरो बख्तियार की हक में वो चीज आ गई, क्योंकि उस वक्त वो खुसरो बख्तियार का पॉइंट आ गया उसमें। ये आपका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपका पॉइंट आ गया। देखिए जी, मुझे आपका पॉइंट आ गया। मुझे बल्कि अली गौहर बलोच साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। अली साहब, ये जो परफॉर्मेंस की बात हो रही है, जो मिनिस्टर्स को, मिनिस्ट्रीज को एवेल्युएट किया गया है, मेरे ख्याल में रेटिंग तो करना बड़ी अच्छी चीज है, परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। लेकिन अभी कुछ इत्तेहादियों की मैं बात कर रहा था, साबिर बलोच साहब से भी यही बात हो रही थी, और उसके अंदर अभी जिस तरह अभी उज़मा भी बात कर रही है, खुसरो बख्तियार, ये 5-6 मिनिस्ट्रियां जिनमें इशू गंदम, आपको याद है जिन मिनिस्ट्रियों में जो हुआ, उसके बाद इनको आगे शिफ्ट करते लेकर गए कि इस मिनिस्ट्री में खराबी होगी, इसको आगे ले जाओ। सो ये एवेल्युएशन ठीक है, इसी तरह ये एवेल्युएशन होनी चाहिए लोगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मंसूर, ये तो जो कुछ हो रहा है ये तो एक बिल्कुल मज़ाक़ा खेज बातें हैं, और ये जिस तरह से मतलब है कि अपने ही वज़रा को खुद ही इसनाद दे के और लोगों की तवज्जो हटाई जा रही है कि जो इस वक्त मुल्क में इस हुकूमत की वजह से करप्शन का बाजार गर्म है, जो इस वक्त मुल्क में मुआशी तबाही हो चुकी है, और ये बड़ी मज़ाक़ा खेज बातें है। लेकिन मैं आपकी मतलब है कि ज़ाहिर टाइम थोड़ा है, तो मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि सबसे बड़ा जो 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 एनालिसिस कर सकते हैं, जो कंपैरिजन कर सकते हैं किसी कारकर्दगी का, वो पाकिस्तान के अवाम है। भला ये हो सकता है कि आप खुद ही एक दूसरे को असनाद देते रहे, तारीफी सर्टिफिकेट देते रहे, और जिसको नंबर 1 का इन्होंने दिया है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने इमरान खान के लिए क्या मेहनत की है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने अरबों रुपए के किकबैक्स दिए, और पोस्टल सर्विस में भी करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल आया। और आप देख लें कि सी पैक जैसा प्रोजेक्ट जो है उसको रोल बैक कर दिया, उस बंदे को आपने नंबर 1 डिक्लेयर किया, इससे बड़ा क्या मजाक होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक वो इदारा है जिसमें के जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा भी है, और आपको पता है कि वो सेनेटर वलीद की वालदा है। तो मकसद ये है कि ये किस किस्म के कंपैरिजन दे रहे हैं, और ये तो कहते थे कि हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी कमाल की है, और मतलब है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े जो है वो पता नहीं पूरी दुनिया में कितनी कामयाब खारजा पॉलिसी अपनाई। हालात ये है कि इन्होंने खुद तस्लीम कर दिया ना आपके उनकी नाकिस कारकर्दगी, और पाकिस्तान को खारजा अमूर पर पूरी दुनिया से उन्होंने अलग थलग कर दिया है। और पाकिस्तानी 72 साल तारीख में वो जो कश्मीर का मतलब है कि जाहिर है इंडिया ने अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया उसको, और कश्मीर सकूते कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जिसको, ठीक है, मतलब है कि ये सूरत में आप किन के और वजीर दिफा ये कहते थे कि हमने अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। इसका मतलब है खुद तस्लीम किया कि हम दिफा के मिनिस्ट्री भी हमारी नाकाम है, खारजा की भी हमारी नाकाम है, और शेख रशीद साहब जिन्होंने हर दूसरी वजारत का बेड़ा गर्क किया, जिनको अपनी वजारत के अलावा हर दूसरा काम करना आता है, तो उन्होंने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया, उनको भी तारीफी इसनाद दी। तो ये तो तवज्जो हटाने वाली बात है कि जो और चीनी और आटे के बड़े बड़े स्कैंडल आए। वजीर खजाना जिन्होंने कि आपका जो स्टेट बैंक है वो आप देख लें कि वो गिरवी रख दी IMF के पास, और उसकी ये बड़ी तारीफें किया करते थे। आज वो उस वजीर खजाना के हालात देख ले कि इसका मतलब है आपने खुद भी तस्लीम भी कर दिया कि हमारे वजीर खजाना भी नाकाम है। तो ये कंपैरिजन कोई कंपैरिजन नहीं। असल बात ये ये जवाब ये दे कि इनके होते हुए आज करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल आए, इन्होंने उस पर किस इदारे ने इन पर हाथ डाला, ठीक, अली भाई पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया आपका, ऊपर कोई मौसर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। साबिर बलोच साहब, सर आपकी तरफ में आता हूं, इस पे आप कमेंट करना चाहे जरूर करें। सर ये आजकल मौसम चेंज हो रहा है,
मैं सर्दियां तो खैर अब ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन मौसम लाहौर का बड़ा आजकल चेंज हो रहा है। मैं बड़ा खुश होता हूं देख के, जरदारी साहब आए और बिलावल साथ आए, उसके बाद आके शहबाज शरीफ को मिले, हमजा भी था, मरियम भी थी, और बड़ा एक अच्छा जेस्चर गया। सर क्या समझे हम लोग, सिर्फ समझे या कुछ होने जा रहा है? क्योंकि अपेरेंटली लग ऐसा रहा है कि सिर्फ अभी समझने की जरूरत है, अभी होने कुछ नहीं जा रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, बात यह कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब एक मंजे हुए पाकिस्तान के एक सेंसिबल पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, और एक बहुत बड़ी जमात पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात है, उसके जो है ना को चेयरमैन है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस किस्म की सियासत चल रही है, या पाकिस्तान जिस किस्म के क्राइसिस में इस वक्त इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मॉरली, हर लिहाज से आप देख लें, आपके जो फॉरेन पॉलिसी है, आपके जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ आपके जो रिश्ते हैं, चाइना जैसे मुल्क ने जो यहाँ पर सीपेक के नाम से जो डेवलपमेंट का जो स्कीम दिया था, उसके साथ जो अशद किया गया, उसके जो चीजें हो रही हैं, सऊदिया के साथ जो आपके रिलेशन है, और भी देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द कंट्री। अच्छा, इन तमाम चीजों को जाहिर है कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब बहुत कंसर्न है, बिलावल साहब बहुत कंसर्न है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के अवाम के साथ। तो इन तमाम चीजों को देख के जाहिर है कि अब वो उनकी क्योंकि जो है ना वो जिम्मेदारी बनती है, वो इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि वो पाकिस्तान के जो दूसरे डेमोक्रेट्स हैं, दूसरे जो लोग हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराहान हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कि जो नोटेबल्स हैं, उन सबको साथ बैठ के उनको बताएं, उनके साथ एक कॉन्सेंसस पे आ जाए, जनरल कॉन्सेंसस डेवलप करें कि जनाब इस मुल्क को हम किस तरह, इन अवाम को हम किस तरह इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं। इस मुल्क को देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब मंसूर भाई, बात यह है कि दुनिया में जो है ना अब ट्रेंड बहुत तब्दील हो चुकी है। अब वो जमाने चले गए कि जनाब आपने बम्बार्डमेंट की, बम फेंका, फलाना कर दिया और ये कर दिया, मुल्कों को तबाह कर दिया। अब वो जमाना नहीं रह गया। अब अमेरिकन को आप देख लें कि यानी अमेरिकन की वो दादागिरी अब दुनिया में खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। वो खुद अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात वो इकोनॉमी की है। इकोनॉमी से मुल्कें तरक्की करती हैं, इकोनॉमी से मुल्क टूटते हैं खुदा न खास्ता, और इकोनॉमी से जो है परेशानियां पैदा हो जाती है। अब इस तरीके के जनाब, अब आप देखें कि यानी अभी आपने जो खुद पहले जो आपने शुरू किया था कि यानी जो असरात जो लोगों को दिए गए थे, अब आप देखें मुल्क कहां पे जा पहुंचा है, किन क्राइसिस में है, पॉलिटिकल एक टर्माइल है, लीडरशिप जो है इस मुल्क में नहीं है, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, परफॉर्मेंस नाम की कोई चीज नहीं है, और वो बैठ के जो बांटते रहते हैं। पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया। दूसरी बात मैं आपको एक मिनट अर्ज कर लूं जी, देखो बात ये है कि ये जो परफॉर्मेंसेस होती हैं, इनको देखना पड़ता है कैबिनेट मीटिंग के अंदर। प्राइम मिनिस्टर जब कैबिनेट मीटिंग बैठते तो हर वजीर अपने अपने डिपार्टमेंट का अपने जो कारकर्दगी है उसको पेश करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, लेकिन वो यानी उस चीज को छोड़ के उसको कभी पब्लिक नहीं लाते, उनको सेंसर करते हैं मिनिस्टर्स को, उनको बताते हैं, उनको वार्न करते हैं कि जी आप अपनी ठीक करें। अब आप पीपल्स पार्टी का दौर देखें, इवन बीबी साहिबा का दौर देखें, आप आसिफ अली जरदारी साहब का दौर देखें, हमारे पास कैबिनेट मीटिंग हुई है, लोगों ने मिनिस्टरों की परफॉर्मेंस देखी है, हमने अपनी आंखों से देखा है हर चीज, उन्होंने अपनी रिपोर्टें दी है। बात मिनिस्टर्स की रिपोर्ट थे वो तसल्ली बख्श नहीं थे, लेकिन उनको वहां कहा गया कि भाई वी विल गिव यू चांस, आपको चांस दे रहे हैं। साहब पॉइंट आ गया आपका, ठीक करें अपने, बिल्कुल ठीक के मुश्किलात को जो है कम करने में अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी। ये कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, ये वही जो है ना वो वही वाली बात है कि भिखारी जो है ना वो बैठ के जो है ना बांटता रहे लोगों को कि जी कि मैं आप लोगों को ये दूंगा, आपको वो दूंगा। पॉइंट आ गया साबिर शाह साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। साबिर बलोच भाई आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया जी। बात जो है ना वो जी ठीक दूसरों की पे आ जाए, ठीक हो गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी।
आपका पॉइंट आ गया जी। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है जी, एक ब्रेक लेते हैं जावेद भाई, एक ब्रेक का मुझे कहा जा, एक ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा। आपको याद होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर अर्लियर जब पंजाब की बात हुई थी तो मुस्लिम लीग नून नहीं मांगनी थी, अली गौहर बलोच साहब की जो पार्टी है वो नहीं मानी थी। तो अब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, क्या ये स्पीकर के अगेंस्ट लाना चाह रही हैं या ये प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट लाना चाह रहे हैं? इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। उस्मा, आपकी तरफ में आता हूं, मुझे जरा बताइएगा ये जो आपके इत्तेहादी हैं काफ लीग वाले, MQM, इनकी मुलाकातें हो रही हैं आजकल ऑपोजिशन से और कहा यह जा रहा है कि जी अभी देग पकनी शुरू हुई है, अभी पता चलेगा किचन में है देग या अभी पता चलेगा क्या होगा। हुकूमत कितनी मुतमईन है अपने इत्तेहादियों से? अपेरेंटली कहा यही जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से कि 22 के करीब रुकन कौमी असेंबली हैं जो हमारे साथ हैं, और ये कोट किया है खाकान अब्बासी साहब ने, शायद खाकान अब्बासी साहब ने, और जो एहसन इकबाल साहब हैं वो ये कोट कर रहे हैं कि आपके वुज़रा 5 वुज़रा हमारे साथ हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें ये फोन करवाने बंद कर दें, उसके बाद हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपके साथ हैं। क्या कहेंगी आप? मैं जी सिर्फ इस पे हंसी सकती हूँ और क्या कह सकती हूँ। जब से हमारी गवर्नमेंट आई है जी, उस वक्त से इन लोगों को इसी बात का है कि गवर्नमेंट को हट जाना चाहिए, गवर्नमेंट को खत्म हो जाना चाहिए। उसी जब खान साहब वजीर आजम बन रहे थे तो उस वक्त भी यही था, जब हमारा स्पीकर बना तो तब भी इनको यही था, डिप्टी स्पीकर के मामले में भी यही सारी बातें होती रही। उसके बाद मुख्तलिफ बिल्स जो आए, जो लेजिस्लेशन आई, उसके ऊपर आप देख लें, सेनेट के अंदर आप देख लीजिए, तो कोई भी मुझे आप ये बताएं कि किसी भी इम्पोर्टेंट टाइम पे नेशनल असेंबली के, सेनेट के किसी भी इम्पोर्टेंट टाइम पे, चाहे सेनेट के चेयरमैन आना हो या कोई बिल आना हो, हर मामले के अंदर अपोजिशन ने यही बातें की और इसी किस्म के बयान दिए, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वैसी गवर्नमेंट कायम है, वैसे ही हमारी लेजिस्लेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है और बाकी सारे काम भी हो रहे हैं। तो इन लोगों की ये बातें हैं कि जी इतने हमारे साथ मेंबर आ गए, उतने मेंबर हम इनसे खफा हैं, मुझे इनकी ये बातें सिर्फ मजाक ही लगती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लगती। गवर्नमेंट जी बिल्कुल जो गवर्नमेंट का टाइम है, गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला ये टाइम अपना पूरा करेगी। और इन लोगों का मसला, सबसे बड़ा मसला ये है कि इन लोगों का नेचुरल अलायंस नहीं है जी, ये लोग एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है, तो ये क्या गवर्नमेंट को थ्रेट करेंगे या गवर्नमेंट को हटाएंगे? ओए होए होए, अली गौहर बलोच साहब आपने बात सुन ली है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों का नेचुरल अलायंस नहीं है नून लीग और पीपल्स पार्टी का, आप लोग पता नहीं कौन से ख्वाब देख रहे हैं हुकूमत को हटाने वाले। शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं 22 लोग हैं, वो कह रही हैं कोई 22-23 नहीं है, और आप लोग ये टेलीफोन अंदर ले आते हैं कि जी अगर फोन ना आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों करते हैं आप लोग ऐसी बातें? देखें मंसूर, सूरत ये है कि एक कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गिलानी साहब का सेनेट का इलेक्शन हुआ था, तो आपने देखा था कि वो इलेक्शन हुकूमती जो उम्मीदवार थे उस वक्त वो हफीज शेख साहब वो हारे और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो थे वो जीत गए। ठीक है। और देखें इस वक्त सूरत ये है कि मुल्क जिस तरह से मुआशी तौर पर तबाही का शिकार है, जिस तरह से कि महंगाई का जो तूफान है वो 3.5 साल में थमने की बजाय बल्कि उसकी रोज बरोज शिद्दत में इजाफा हुआ। आज तो सूरत ये है कि लोग जो है वो अपने बिजली का बिल अदा करें तो आटा नहीं खरीद सकते, आटा खरीदने तो गैस का बिल अदा नहीं कर सकते, अद्वियात की बजाय लोग जो है वो फक्कियां लेकर गुजारा कर रहे हैं, अपना इलाज नहीं करवा सकते, सिर्फ फक्की पर गुजारा है उनका। तो गुजारिश ये है कि ऐसे हालात में मतलब है कि अब नागुज़ीर हो चुका है कि इस हुकूमत को, जो कि मतलब है कि अब पाकिस्तान के अवाम इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तमाम ऑपोजिशन की वो पार्टी हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, जो हमारे इलेक्शन। अली भाई मुझे एक चीज बताएं, अली भाई सॉरी, मुझे अली भाई एक चीज बताएं, आपका और पीपल्स पार्टी का ये जो इत्तेहाद है
ये जो अब बना है, जरदारी साहब खुद चल के आए हैं मिलने के लिए, बिलावल चल के आए हैं, ये कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने चलेगा? क्योंकि अगर इसका रिजल्ट जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, और अपेरेंटली अगर कनेक्ट ये है कि फोन कॉल बंद कराएंगे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो तो फिर पता नहीं कब होगा। उस्मा रियाज हंस भी रही हैं इस बात पे। देखिए, बात ये है कि हमारा जो इत्तेहाद है वो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस है। देखें, एक पीडीएम में एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये पीपल्स पार्टी जो है, जो हमारा कौमी असम्बली का हाउस है, उसके अंदर हम तमाम मुत्तहिद हैं। और आपने देखा कि यूसुफ अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और आसफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद किया। और जब भी कोई मतलब है कि साथबंदी हुई है हाउस के अंदर, कोई लेजिस्लेशन, कोई चीज भी हुई है, तो पूरी ऑपोजिशन आपको मुत्तहिद नजर आई है और उन्होंने मुत्तहिद होकर मुकाबला किया है। अब इनके अंदर बैठे हुए लोग जो कि इनकी अपनी पार्टी के मेंबरान है, आपने नूर आलम खान की बातें सुन चुके हैं, उसके अलावा इनके कई अरकान हैं जो ये समझते हैं कि जिस तरह से कि पीटीआई की जो परफॉर्मेंस है, जिससे पाकिस्तान के अवाम परेशान है और तंग आ चुके हैं, वो इस परफॉर्मेंस के साथ बल्ले के निशान पर अगला इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करना चाहते, ठीक, वो अपनी सियासी मौत नहीं मरना चाहते। मुझे जरा एक मुझे जरा ठीक, मुझे जरा एक चीज बड़ी, जी करें जी करें। देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि अब वो चाहते हैं कि वो अगला इलेक्शन किसी उस पॉलिटिकल मतलब है कि पार्टी से कॉन्टेस्ट करे मिलकर, कि जिससे कि वो अपने हलके में अपना सियासी वजूद बरकरार रख सके। ठीक। उसके लिए पीपल्स पार्टी पीटीआई की तो आपने कारकर्दगी देखी कि जो जिमनी इलेक्शन हुए 14 में से 13 हारे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में नून लीग ने स्वीप किया है, फिर आप लोकल पार्टीज के केपीके के मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इनको शिकस्त नहीं हुई है। पॉइंट आ गया आपका, ठीक। में कोई धी शऊर बंदा जिनकी पार्टी के पर अगला टिकट, इनको टिकट लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे, ये सूरत हाल है। ओके, साबिर बलोच साहब को लालच है कि हुकूमत में बैठे। ठीक है, साबिर बलोच साहब, मुझे जरा ये चीज समझाइएगा। मैं ऑल्दो तालिब इल्म हूं इस चीज का, पॉलिटिक्स का, लेकिन मुझे एक चीज मैं समझने से कासिर हूं। जरदारी साहब जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के पास और उनको कहा यह जा रहा है कि उनको बिल्कुल इस चीज का यकीन दिलाते हैं कि अगर आप आए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर जरदारी साहब जाते हैं चौधरियों की तरफ, वहां पर परवेज इलाही साहब को लिए कहा जाता है, ऑब्वियसली जो कि पंजाब की बात है। सर, इस सारे सिनेरियो में नून लीग भी आगे आ जाएगी, पीएमएलक्यू भी आगे आ जाएगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां जाएगी? साबिर बलोच साहब, आवाज आ रही है? जी मंसूर भाई, देखें बात मैं आपको एक अर्ज कर लो ना, मैं देखें प्रेसिडेंट जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल साहब, वो अपनी एक मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क में जो कुछ हो रहा है, वो इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि वो दूसरे सियासतदानों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर वो एक ऐसा कॉन्सेंसस डेवलप करें कि लोगों को निजात मिले, लोग अच्छाई की तरफ चले जाए, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो जाए। लेकिन जहां तक आपने बड़ी अच्छी बात कर दी पहले भी कि जहां तक यानी असूलों का ताल्लुक है, जहां पर पार्टी मैनिफेस्टो का ताल्लुक है, जहां पर सियासी जमातों के किरदार का ताल्लुक है, तो पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नवाज लीग में जमीन आसमान का फर्क है। पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, पीपल्स पार्टी एक रेजिस्टेंस की जमात है, पीपल्स पार्टी ने शहादतें देखी है, उसका भानी चेयरमैन जो है ना उसको शहीद किया गया, हमारे बीबी साहबा को शहीद किया गया, आसफ अली खान जरदारी साहब को 14-15 साल आपने जेल में डालकर उसकी पूरी जवानी को आपने जो है ना जिंदान के पीछे आपने डाल दिया उसको। ये बहुत बड़ी कुर्बानियां होती है, कारकुनों को आपने घोड़े लगाए। हम लोग खुद जवान बहुत ही यंग एज में हमने जियाउल हक साहब के और उसके बाद आमरीत में हमने कैसे कैसे तकलीफें उठाई हैं, जेलों में गए। लेकिन मैं अर्ज कर लूं आपको कि वो जमातें वो ऐसी जमातें नहीं हैं, वो हमेशा इस मुल्क में साजिशों का जरूर उन्होंने साथ दिया है। लेकिन अच्छा साबिर भाई, मुझे जरा ये एक और चीज बताएं। साबिर भाई, मुझे एक चीज बताएं, ठीक है, खराज तहसीन पेश करें आसफ अली जरदारी साहब को
आप खराज तहसीन पेश करें चेयरमैन बिलावर को कि वो फिर भी आज वो लोग खुद उठ के जाते हैं लोगों के पास कि आइए बिल के मुल्क को इन मुश्किलात से निकालें। साबिर भाई मुझे एक चीज बताएं, आप लोग अब 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करने जा रही है और उसके बाद हम साथ सुनते हैं कि 23 मार्च को PMLN जा रही है और PDM की जमातें जा रही हैं। इसमें कोई कंसेंसस डेवलप हो रहा है आप लोगों के दरमियान में या नहीं हो रहा? आप लोग अपनी तारीख पे जाएंगे और वो लोग अपनी तारीख पे जाएंगे? देखो जी साबिर भाई आपसे सवाल है। पीडीएम ने तो पहले अनाउंस कर दिया था मार्च का। अच्छा, अब बात यह था कि हमने जब अपनी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में हमारे मेंबरान ने यह राय दी कि मार्च काफी दूर है। अच्छा, इससे पहले जो है ना वो कोई इस हुकूमत के खिलाफ एक यूनिटी बनानी चाहिए, तो ये बहुत जरूरी समझा गया। चेयरमैन साहब ने फिर सेंट्रल कमेटी के मेंबरान के से जो है इत्तेफाक करते हुए हमने 27 फरवरी का एक टारगेट दिया था कि जी के वी विल मूव टू एक पीसफुल, हम एक जो जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो अब बात ये एक प्रोटेस्ट, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को जो है बताना, लोगों को उनकी ग्रीवेंसेस में उनको बताना कि भाई हम वी आर विद यू, आपके साथ हैं। अगर पीडीएम वाले और नवाज शरीफ वाले अगर वो इस यानी एहतजाज में वो पीपल्स पार्टी का साथ देंगे तो ये कौम के लिए, मुल्क के लिए एक बेहतरी होगी। वो अपने आप को पॉलिटिकल धारे में शामिल कर देंगे, वो अपने आप को जो ना वो निकल नहीं सकेंगे उससे। और जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है, वो तो चूंकि बात की बात है तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर है कि वो उसको देखेगी, जो मुल्क के मफाद में होगा वो उसी के मुताबिक हम करेंगे। पॉइंट आ गया जी। पता है मंसूर भाई, यू नो इट कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है। अली गौहर बलोच साहब मेरे भाई हैं, उनको पता है कि पीपल्स पार्टी के पास्ट से वो वाकिफ है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। साहब आप पीपल्स पार्टी के पास्ट से वाकिफ हैं। पॉइंट आ गया आपका साबिर भाई, आपका पॉइंट आ गया जी। जानते हैं कि पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है इस मुल्क की बका के लिए। ठीक हो गया। उस्मा जी मुझे जरा बताएं तो चाहिए कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें। ओके ठीक, साबिर भाई आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है उस्मा जी, मुझे जरा एक चीज बताएं, जिस तरह अभी इन्होंने कहा है, हुकूमत के ऊपर एक जो सबसे बड़ा इल्जाम है वो ये कहते हैं कि जी आपके लोग ऑपोजिशन के साथ मिलना चाहते हैं। अली गौहर साहब कह रहे हैं कि जी वो टिकट लेना चाहते हैं, वो बल्ले के नीचे नहीं और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन इल्जाम ये है, पता नहीं आपकी तरफ से कौन फोन कर देता है और उसके बाद कोई बंदा ही नहीं हिलता है। एक फोनों का क्या चक्कर है? मैं समझने से कासिर हूं ये बात। देखिए, फोनों की बात हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन की तरफ से, फोनों की बात हो रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो बेहतर ये कि आप इनसे पूछेंगे वो कौन से फोन हैं कि जो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो एमएनएस को मजबूर कर देते हैं कि वो इनको ज्वाइन ना करें। देखिए, किसने पार्टी छोड़नी है, किसने नहीं छोड़नी, ये तो बहुत बात की बातें हैं ना। ये तो अगले इलेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, कौन आता है, कौन जाता है, क्या स्ट्रैटेजी किसी पार्टी की होती है। इसको तो हम समझते हैं कि ये बहुत टाइम से पहले की बात है। इस वक्त अली गौहर साहब ने नूर आलम की बात की। मैं नूर आलम की बात पे ये कहूंगी, नूर आलम ने जो बातें की, जिस तरह से की, ये वाहिद पीटीआई की जमात है कि कोई भी एमएनए उठ के अपने कायद के सामने खड़ा होके अपनी जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, तहफ़्फ़ुज़ात है, उसको बयान कर सके। और ये एक सिर्फ देखा जाए तो पीटीआई के अंदर मैंने देखा है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी नहीं देखा और ना ही मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के अंदर देखा है। अभी भी आप देख लीजिए, मरियम नवाज साहिबा, एक मिनट, मरियम नवाज साहिबा मुख्तलिफ बयान देते, किसी की हिम्मत है कि उठ के मरियम नवाज साहिबा को ये कहें कि प्लीज आप अपने बड़ों से मशवरा लेके जो आप। बिल्कुल ठीक है उस्मा, आपका पॉइंट आ गया जी। सॉरी, मेरे पास टाइम ठीक हो गया उस्मा, मेरे पास टाइम बिल्कुल हो गया। उस्मा रियाज जदून, सेनेटर साबिर बलोच साहब, अली गौहर बलोच, थैंक यू वेरी मच जी। नाजरीन बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम देखने का। बशर्ते जिंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।